फेफड़ा हमारे जीवन के लिए जो है आवश्यक एक अंग है और जब हमारे फेफड़ा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें पता चलता है कि साँस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है। और फेफड़ों का जो बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं, वह इसका एक दर्दनाक वास्तविकता है और ऐसी स्थिति में जो दुनिया के हर कोनों में हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है और इसके कारण लाखों लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग पीड़ित होते हैं और जो फेफड़ा स्वास्थ्य के लिए खतरा जो है वो हर उम्र के होते हैं और अब डॉक्टरानों के पास जाते हैं और उनसे फेफड़ा के बारे में किस तरह का रोग होता है, किस तरह का लक्षण और किस एज में और किस उम्र के जो सबसे ज़्यादा चपेट में आने वाले होते हैं, किस तबके के लोग, तो ये उनसे जानते हैं। थैंक यू। आज सांसों की समस्या काफ़ी बढ़ते जा रही है समाज में। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, इस लाइफस्टाइल की वजह से सांस की समस्या आए दिन या तो बीमारी के रूप में होते जा रही है या शॉर्ट टर्म क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में, अस्थमा के रूप में, जिसे हम अस्थमैटिक अटैक भी बोलते हैं। तो ये देखना ही होगा कि इसके साथ-साथ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो नहीं है, पल्मोनरी कोई कॉज़ तो नहीं है, या ये हार्ट से तो रिलेशन नहीं है, क्यों साँस फूल रही है। हार्ट की समस्या जैसे कि माइटल स्टेनोसिस या वॉल्व की समस्या, इसमें कई बार देखा गया है कि साँस का समस्या पेशेंट या तो सीढ़ी चढ़ते वक़्त या लगातार कहता है कि मेरे साँस फूल रहा है, दम फूल रहा है, जिसको कॉमन टर्म है। तो ये चीज़ को एक्सक्लूड करना होगा। इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो उस तरह के पेशेंट को ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। अगर ये पेशेंट अगर शॉर्ट स्टेचर है, उसमें भी इस तरह की चीज़ पाई जाती है। तो ये चीज़ों को हम लोग को एक्सक्लूड करना है। अगर कोई रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग वगैरह तो पेशेंट नहीं कर रहा है, ये चीज़ को भी एक्सक्लूड करना होगा। अब है कि इस चीज़ को अगर वो पता चल जाता है कि साँस की समस्या हो रही है, तो हाउ टू डायग्नोज़, कैसे ये डायग्नोसिस हम बनाएँगे? इसके लिए हम लोग पीएफटी कराएँगे, फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ईसीजी करा सकते हैं। अगर हम लोगों को शक होता है कि नहीं हार्ट से रिलेशन हो सकता है, तो ईसीजी, इको करा के देखा जा सकता है। लंग के लिए फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी एफईवी1 जो रेशियो निकालते हैं हम लोग, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड में, और उसका जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है उसकी रेशियो निकाली जाती है। ये इससे हम लोग रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है या कंस्ट्रक्टिव डिजीज़ है, लंग में 2 तरह का चीज़ देखा जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से। अब जाँच के बाद अगर हमको लगता है कि नहीं ये हाँ, प मिसमैच का भी समस्या है, अगर हो सकता है कि पल्मोनरी जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन का जो मिसमैच है, उस वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, पेशेंट को हांफी आ सकता है। तो ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद हम ट्रीटमेंट की ओर ये करते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट जानने के पहले मैं डॉक्टर चंदन आपसे बात करूँगा कि इस विषय में आप क्या राय दे रहे हैं? जैसे फेफड़ा का जो कैंसर अभी जो है मैक्सिमम जो भी देखने को मिलता है हॉस्पिटल में, तो ये मोस्टली जो है स्मोकिंग के कारण या जो कहीं उस जो लोग एरिया में जो रहते हैं कुछ पेशेंट जैसे कि जो पोल्यूशन पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं जैसे कि एस्बेस्टोसिस जो होता है, तो लगातार एस्बेस्टोस के संपर्क में हो जाने के कारण भी इस तरह का होता है। और कुछ जो है जैसे कि आपका सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, तो इस तरह का जो है या ट्यूबरकुलोसिस में भी, तो इस कंडीशन में या किसी का हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें भी साँस लेने में तकलीफ़ आ जाता है। या जैसा आपने बताया कि कार्डियक पेशेंट को भी इस तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो इसमें मोस्टली जो है इसका निदान जो होता है स्टार्टिंग में थोड़ा आम तौर पे मुश्किल हो जाता है जब ये जो यदि ये प्रारंभिक अवस्था को यदि पार कर जाए, तो ये हम जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह का टेस्ट होगा और
प्रिवेंशन क्या है इसका? थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे और भी जैसे एनीमिया वगैरह या सीओपीडी की वजह से भी ये चीज़ देखा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, आपने जो ट्रीटमेंट के बारे में पूछा तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर इसमें दिया जा सकता है। वी कैन स्टार्ट विथ साल्बुटामोल और टेरिफाइलिन, ये सब और साल्मेट्रॉल भी आता है कॉम्बिनेशन में। उसका पफ दिया जा सकता है, पफ का भी रोल है आजकल। क्विक एक्शन ये देता है, वो थ्रू म्यूकोसा पर एक्शन करके और डायलेट करता है। डेक्सोना, डेरिफाइलिन ये सब दिया जाएगा। और भी अगर कार्डियक सिम्टम है, कार्डियक रीजन है तो हम लोग बीटा ब्लॉकर वगैरह दे सकते हैं और दिया ही जाता है इसे। मेटेनोलॉल, एटेनोलॉल, अगर पेशेंट ये भी देखना होगा कि हाइपरटेंसिव वगैरह है तो उस तरह के सिम्टम को भी हम लोग को एक्सक्लूड करना है। इसमें वार्ड वगैरह में हम लोग देखा है या क्रोनिक पेशेंट में जो बेड रिडन पेशेंट उसमें एम्बोलिज्म एम्बोलिज्म अगर हो जाता है, प्लूरल एम्बोलिज्म या थ्रम्बो एम्बोलिज्म जिसे बोलते हैं, तो एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से वो थ्रोम्बस स्टोर कर जाता है लंग में और वो वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है बॉडी का। तो उस वजह से भी देखा गया है कि काफ़ी ये लिपिड एम्बोलिज्म की वजह से भी, या अगर एक्यूट ट्रॉमा है उस केस में भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। जैसा कि आपने टीबी वगैरह के बारे में बात किया, टीबी में भी ये कॉमन है। और मुझे लगता है कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस ये सब जो है इसके लिए हमको एक्सक्लूड करने के लिए सीटी, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे वगैरह कराने की ज़रूरत है। उसमें हम देख सकते हैं कि या कोर पल्मोनल तो नहीं है, या कार्डियोमेगाली वगैरह में भी कभी-कभी पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड करना है। और इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम का ब्लड लेवल, इसमें कोई हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया इस तरह की जो ब्लड के डिसऑर्डर्स है उसमें भी वी कैन फाइंड द सच टाइप ऑफ सिम्टम्स। तो सांस की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। और इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है कि परसिस्टेंटली हो रहा है, बैठे-बैठे भी साँस में दिक्कत हो रही है, या पेशेंट जब सीढ़ी पर चढ़ता है तब ये समस्याएँ बढ़ रही हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। और इसके साथ अगर एंजाइना तो नहीं हो रहा है, आई मीन हार्ट ब्लॉक की और हार्ट फेल्योर का तो सिम्पटम नहीं आ रहा है, जिसमें कि पेशेंट को लगेगा कुछ खिंचाव टाइप का, कुछ पुलिंग सेंसेशन होता है और जनरली ये रेडिएशन होता है, ये जो दर्द है ये रेडिएट करता है। तो इस सब चीज़ों को एक्सक्लूड करते हुए और एनाल्जेसिक का मिसयूज़ नहीं करना है, इसे जल्द से जल्द हम लोग को क्लिनिशियन को दिखाना है। एंड अगर इन्फेक्शन का मामला हम सोचते हैं तो एंटी इन्फेक्टिव भी दवा देनी है। सो नेक्स्ट व्हाट यू जैसे कि वांट। बहुत सारे पेशेंट मरीज लोग रहते आते हैं तो उसमें ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह का पेशेंट को लक्षण मिलेगा किस किस डिजीज में जो कि वो अपने से खुद डिफरेंशिएट कर सके। जैसे कि आपने बताया एंजाइना, तो उसमें क्या किस तरह का लक्षण मिलेगा, या ब्रोंकाइटिस हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या जो एनीमिक पेशेंट हो गया वो जो ठीक जिसमें है भी तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें किस तरह से सीओपीडी जैसे हो गया उस समय किस तरह का जो सिम्टम जो है वो एक दूसरे को अलग करता है। ठीक है, थैंक यू। ये जैसे कि हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिया कि वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हार्ट फेल्योर का जैसे साइन हो कि सकता है। ट्यूबरकुलोसिस में थोड़ा सा बलगम के साथ हुआ है। ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस में हाँ, जैसे आपने बलगम टेस्ट किया, एलिजा टेस्ट किया, एलिजा प्रोक्स किया, सीबी नाट करा लिए, एक्सक्लूड करें, लिम्फ नोड हम देखेंगे कि है कि नहीं, नेक्रोसिस है, वो सब में पैथोलॉजिकल जांच से टीबी का एक्सक्लूजन हम लोग कर सकते हैं। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे तो हार्ट से बहुत सारे समस्याएं अगर है तो एक्सक्लूड हो जाएगी, इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। एंजाइना पेक्टोरिस तो सिम्टम पेशेंट का टिपिकल सिम्टम होता है, वो थ्रोम्बिंग टाइप का पेन होगा और वो रेडिएट करेगा लेफ्ट साइड से, वो ऊपर की ओर रेडिएट करेगा, ये देखना होगा।
डायफ्राम को अगर इरिटेशन हो रहा, हो सकता है कि गैसियस की वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। शोल्डर में पेन है तो वो एक्सक्लूड किया जा सकता है, गैस अंडर डायफ्राम देख सकते हैं। अब सीओपीडी या एम्फाइजिमा इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो इसके लिए हम पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। उसमें लंग वॉल्यूम देखा जा सकता है, जितनी वाइटल कैपेसिटी वो चेक करेंगे, एफईवी1 देखेंगे। ये चीज़ करना होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम देखना होगा। अगर वो अगर कोई इन्फेक्टिव है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, शॉर्ट टर्म निमोनिया है, ये सब देखने के लिए एक्सरे वगैरह कराएंगे और हिस्ट्री लेंगे। प्रॉपर हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी कि कब से है। ट्यूबरकुलोसिस में एक लंबा हिस्ट्री पेशेंट देगा कि महीने 2 महीने से है, 4 महीने से है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ऐसा होता है, तो उसमें देखना होगा कि जॉइंट पेन के साथ अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है और लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी सोच सकते हैं। सीएसडी सोच सकते हैं, सीएसडी में वल्वुलर रीजन होगा। रूमेटॉइड आरएसडी है तो उसमें वल्व का स्टेनोसिस होगा, तो वो सब इकोकार्डियोग्राफी से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इस्कीमिया, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। हालांकि एमआई में भी प्रेजेंटेशन होता है, तो एमआई के लिए हम वही फिर ईसीजी कराएंगे। ईसीजी से क्विक हमको पता चल सकता है कि एसटी एलिवेशन है, एसटी है या अनन एसटी है, ये सब एसपी प्रोलंगेशन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का क्या पोजीशन है, ये सब देख सकते हैं। क्लिनिकली हम एपेक्स बीट देख के भी कुछ पता कर सकते हैं। कार्डियोमेगाली है तो एपेक्स बीट शिफ्टेड होगा, तो ये सब एक्सक्लूड करने का तरीका है। आपने एस्बेस्टोसिस की बात की थी, ये सब एक्सरे से ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। या सिलिकोसिस है या कोल वर्कर माइनर जो डिजीज होता है, तो इसमें आपको हिस्ट्री लेना होगा कि क्या पेशेंट का क्या वर्क कल्चर है, कहाँ काम करता है, सोशल सोसाइटी में तो और कुछ नहीं है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। इस चीज़ों से भी बहुत सारे बीमारियों का हम कोरिलेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन चला सकते हैं। तो इसमें जैसा कि अभी एयर पोल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा समस्या बना हुआ है। तो इसमें जैसे कि जो आम पब्लिक है उसको क्या मास्क लगा करके रहना ज़रूरी है? हाँ, ये तो चूँकि जितना इंडिया में पॉपुलेशन है, आप देख रहे हैं कि हाईली पॉपुलेशन इलाका है बहुत जगह। जिस इलाके से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, ये और खास करके मेट्रो में अभी देखा गया है कि दिन के टाइम में लगातार जितने वाहन हैं, लगातार पॉल्यूटेड एयर में हम काम कर रहे हैं। मेरा एनवायरनमेंट काफ़ी पॉल्यूटेड है, तो इन सब चीज़ों को हमको देखना होगा। और मास्क सेकेंडरी उसके लिए तो बचाता ही है। और अगर यू नो कि हमने कुछ इन्फेक्टिव डिजीज की भी बात हुई, कम्युनिकेबल डिजीज की भी बात हमने की, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इन चीज़ों के लिए मास्क अगर यूज की जाए तो ऑब्वियसली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट को रोका जा सकता है। एंड ये कभी भी इंडिया के सिनेरियो में इट इज़ वेरी मस्ट। चाहे आप घर में हैं, बाहर हैं, वर्किंग कल्चर में हैं, सब जगह भीड़ भाड़ है और कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार हम हो सकते हैं। सो सैनिटाइजेशन एंड मास्क इज वेरी मस्ट। रिस्पिरेटरी डिजीज जो है अभी समाज में जो है गंभीर समस्या पैदा कर रहा है और इसमें जो है जो रोग से जो उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए आप क्या सलाह देंगे आम लोगों को? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तो दैट इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व था। बहुत बुरी तरीके से म्यूकोसा का इरोजन होता था, और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हुआ करता था। हमने बहुत सारी दवाइयाँ देखी थी, बहुत सारा दवा उसमें एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। इवन कि क्लोरोक्विन से लेकर और एंटी हेलमिंथिक तक चला, आइवरमेक्टिन भी चला, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हुआ है। तो ये प्योरली रेस्पिरेटरी डिजीज था। तो समाज में जो ये तो एक आउटब्रेक था, वो एक एपिडेमिक, एपिडेमिक कहा जा सकता है, वो पैंडेमिक। नाउ जो इंडेमिक डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बहुत जगह इंडेमिक हो चुका है। कुछ पॉल्यूशन को भी मैं एंडेमिक ही मान सकता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परसिस्टेंटली है।
तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करना है, बैरियर मेथड का यूज़ करना है। बैरियर मीन्स कि मास्क इज़ अ टाइप ऑफ बैरियर, यू कैन कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट को रोक सकते हैं। इसलिए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमने जो सैनिटाइज़ेशन के रूल को फ़ॉलो किया था, उस दरमियान देखा गया था कि बहुत सारे डिजीज़ रुक गए थे इंडिया में। अगर उससे कंटिन्यू किया जाए, उस सब सावधानियों को आज भी मास्क का यूज़, जो डिस्टेंस मेंटेन हमने किया था, सोशल डिस्टेंस, और बात व्यवहार में हमने काफ़ी मोरल वैल्यू को आगे बढ़ाया था। तो इन चीज़ों को अगर आज भी मेंटेन किया जाए, तो ऑब्वियसली हम इस तरह की बीमारी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी को, जो टीबी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसको ऑब्वियसली हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। थैंक्स।